देखो हम क्या पढ़ रहे थे, संविधान के भाग भाग एक पढ़ लिए। भाग एक कहां से कहां तक? आर्टिकल 1 से 4। आर्टिकल 1 में क्या है? इंडिया दैट इज भारत शेल बी यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा। कितने राज्य भारत में कितने राज्य हैं? आर्टिकल 1 इंडिया भारत राज्यों का संघ होगा। भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। अब हमने ये बताया था आपको कि भारत में राज्य बने कैसे, ये चल रहा है। हाँ, भारत में राज्य बने कैसे? राज्यों का पुनर्गठन देखा, रियासतों का एकीकरण देखा और हमने फ्रांसीसी, पुर्तगाली इन उपनिवेशों का विलय देखा। हमने क्या देखा था? पहले तो रियासतों का एकीकरण। अब रियासतों के एकीकरण में कितनी रियासतें देखी थी? हमने देखी थी जम्मू कश्मीर, त्रावणकोर, जूनागढ़, भोपाल, हैदराबाद, जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी रियासतें देखी हमने। उसके बाद हमने देखा विदेशी रियासत, मतलब विदेशी हिस्से, जो विदेश के हिस्से थे, किसको मिलाया हमने? फ्रांसीसी हिस्से को मिलाया, पुर्तगाल को मिलाया, है ना, ये मिलाया। और डच वगैरह को तो नहीं मिलाया, ये बस फ्रांस और पुर्तगाली को ही मिलाया। गोवा, दमन द्वीप ने सब मिलाया था, है ना, और अंडमान निकोबार इन सबको मिलाया। उसके बाद हम देखे राज्यों का पुनर्गठन है। सिक्किम में अलग था, वो विदेशी में था, वो अपने आप में अलग देश था, वो एक देश ही डिक्लेयर कर रखा था, है ना। हाँ, तो राज्यों का पुनर्गठन देखा, पुनर्गठन देखा हमने, है ना। पुनर्गठन इसमें क्या देखे थे हम? इसमें 3 कमेटी। सबसे पहले क्या देखा? इसके धर आयोग। उसके बाद हमने देखा जेवीपी समिति और लास्ट में देखा हमने फजल अली कमीशन या स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, राज्य पुनर्गठन आयोग। और एमपीपीएससी में अभी 2 मार्च को एग्जाम हुई थी, सेट की एग्जाम, उसमें क्वेश्चन आया था राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम 1956 के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? कितने? 6। कितने बनाए थे? 6। रिकमेंड कितने करे थे इन्होंने? 3 और 16। उन्होंने बोला 3, इन्होंने बोला था कि 16 तो स्टेट बनाओ, 3 यूटी बनाओ, और कई, है ना, 3 और 4 भी दिखता है। मैंने 1-2 जगह 4 भी देखा और 2-3 जगह 3 भी देखा है। लेकिन सरकार ने कितना माना? 6 राज्य बनाए और 14 यूटी बनाई। 6 राज्य और 14 स्टेट बनाए और 6 यूटी बनाई, ये बनाया। अब ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आया हुआ है। एमपीपीएससी 2025 में आया था। क्वेश्चन क्या आया था? राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? तो 6 केंद्र शासित प्रदेश और 14 राज्य। अब इस फजल अली आयोग में कितने लोग थे? 3। कौन थे? एक तो फजल अली खुद। एक बार क्वेश्चन आया, कौन फजल अली आयोग में शामिल नहीं था? फजल अली, आसफ अली, केएम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू। तो कौन नहीं था? आसफ अली नहीं थे, फजल अली थे। अली अली लोगों को देख लिया, फजल लगा दी, है ना। तो विशेष कर ध्यान रखें ना। तो इसमें कौन थे? फजल अली, केएम पनिकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 लोग थे। अब ये कब बना था? 1955 में बना, 53 में बना, 55 में इन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी और 56 में लागू हुआ। 1953 में बनाया, 55 में रिपोर्ट आई और 56 में लागू करा। वो वहां पड़ी हो, अरे वहां जो टंकी रखते हो, ये हुआ। अब इनकी सिफारिश पर इन्होंने क्या बोला कि देखो ये क्यों बने थे कि राज्यों को किस आधार पर बनाएंगे? भाषा के आधार पर बनाए या प्रशासन के आधार पर बनाए? तो इसके धर आयोग ने क्या बोला? भाषा के आधार पर मत बनाओ, तो क्योंकि सिद्धे टूटेगा। फजल अली आयोग ने क्या बोला कि भाषा के आधार पर मत बनाओ। जेवीपी ने क्या बोला? मत बनाओ। लेकिन फजल अली आयोग ने एक बात बोली, क्या बोली? कि आप भाषा के आधार पर बना सकते एक कंडीशन पर। क्या कंडीशन? कि अगर वहां की जनसंख्या 70% से अधिक एक भाषी हो। अगर 70% से ज्यादा एक भाषा बोलते हो तो वहां आप बना सकते हैं एक भाषा के आधार पर। नहीं मिली? अरे यार वहां देखो, ठीक, ये देखा था हमने, ये देख लिए हम, है ना। अब हम देख रहे थे भाग 1 पूरा हो गया, है ना। ये आर्टिकल 1 के अंतर्गत ही आता है सब। इतना बड़ा आर्टिकल है, सिलेबस में कहीं नहीं लिख रखा है, क्वेश्चन हर बार आते हैं, ठीक। सिलेबस में लिख नहीं रखा है। सिलेबस में क्यों नहीं लिख रखा? भारत का संविधान। भारत का संविधान मतलब हर चीज पढ़ना में।
सिलेबस में संसद भी नहीं, राष्ट्रपति भी नहीं, मेंस में हम पढ़ेंगे। हाँ, सारे आर्टिकल ऐसे हम भाग वाइज ही पढ़ेंगे, सब 395 नहीं पढ़ने में, जो इम्पोर्टेंट है वो धुआं निकल जाएगा 395 में। इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ेंगे। अब आर्टिकल देखो, हम क्या देखे, आर्टिकल 1 के अंतर्गत देखा था हमने, है ना। अब आर्टिकल 2 में क्या था, नए राज्यों का प्रवेश, है ना, प्रवेश, नाम में बदलाव, बाउंड्री में बदलाव, बाहरी क्षेत्र, 2 में भी बदलाव होगा। बाउंड्री में हमने बांग्लादेश को एरिया लिया और भारत में मिला है बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल में, तो बाउंड्री में बदलाव नहीं होगा। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, आर्टिकल 2 में बाहरी क्षेत्र और आर्टिकल 3 में आंतरिक क्षेत्र, ठीक है। बाहरी क्षेत्रों को भारत में मिलाना, बाहरी क्षेत्रों को भारत में मिलाना। अब इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या बताया था आपको, 1960 में क्या हुआ था, बेरूबारी केस। क्या हुआ था, बेरूबारी केस। क्या था ये, कुछ ऐसे कॉन्क्लेव थे, कुछ ऐसे एरिया थे जो पाकिस्तान के एरिया भारत में थे और भारत के एरिया पाकिस्तान में थे, तो सरकार ने क्या करा, जो भारत का एरिया पाकिस्तान में था पाकिस्तान को दे दिया, और जो पाकिस्तान के एरिया भारत में था वो भारत में ले लिया, तो केस चला गया कि बोले सरकार ने जमीन कैसे दे दी, है ना। ये बहुत सारी चीजें वही बताया था आपको। तो ये क्या था, बाहरी क्षेत्र को भारत में मिलाया। हाँ, 9वां संशोधन, भारत पाकिस्तान में हाँ, तो संविधान, हाँ, बेरूबारी केस में एक संविधान में संशोधन करके बदला जा सकता है संसद द्वारा, है ना, वो पढ़ा दिया है आपको। अब आर्टिकल 3 में क्या है, नाम, भारत के नाम, भारत के राज्य क्षेत्र के नाम, क्षेत्र व सीमा में बदलाव। उदाहरण क्या है इसका, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बनाया, उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बनाया, उत्तराखंड बनाया, है ना। अब मुझे बताओ, हिमाचल प्रदेश किससे अलग होकर बनाया, हिमाचल प्रदेश, कितना गहरा ज्ञान है आपको कि हिमाचल प्रदेश सिक्किम से अलग होकर बनाया, वाह। हिमाचल प्रदेश को भारत में किससे अलग होकर बनाया गया, वेरी ब्रिलियंट नॉलेज। हिमाचल प्रदेश मैप में कहाँ है, इतनी अच्छी जियोग्राफी क्यों कर रहे हो आप, जम्मू कश्मीर से बना हुआ, वाह, ये इतना महान ज्ञान कहाँ से, पंजाब से, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को आपको बिल्कुल जानकारी थी, हाँ मत करो, बिल्कुल नॉलेज नहीं था इसका, ठीक। पंजाब से, अब इन्होंने पढ़ा है तो इनको याद है, ये नोट्स पढ़ते हैं ना तो लिख रखा है इसमें, यही बात समझ, बता रखा था मैंने, है ना। 99% लोगों को पता है कि हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, उत्तराखंड से बिल्कुल नहीं, पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को अलग करा है। विशेष याद रखें, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बाहर कर देंगे आपको, ठीक है, करना है। पूर्ण राज्य कब बना, बताओ कब बना, पूर्ण राज्य कब बना, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 1971 में, कब मिला, अभी बोला ना 1971। तो और आर्टिकल 4 में क्या है कि अगर अनुच्छेद 1, 2 व 3 में हम कोई बदलाव कर रहे हैं तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। क्या लिख रखा है कि आर्टिकल 1, 2, 3 में बदलाव कर रहे हैं, संविधान संशोधन नहीं माना। आपने इसमें संविधान संशोधन हमने पढ़ा है, क्या आपने ये पढ़ा कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग बना, एक संविधान संशोधन हो गया, पहला संशोधन या 8वां संशोधन। ये क्या है, सामान्य बहुमत से बदल सकती है, इसको सामान्य बदलाव मानते हैं, संविधान संशोधन नहीं मानते। अब ये हो गया आपका भाग 1। अब अगला कल क्या पढ़ रहे थे हम, भाग 2। कल क्या पढ़ना शुरू किए थे, भाग 2, है ना। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। क्या पढ़े थे हम कल, भाग 2, है ना, सिटीजनशिप। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। क्या है, नागरिकता। अब नागरिकता का आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 1 से 5 से लगाकर 11, 5 से लगाकर 11 आर्टिकल तो हम बाद में देखेंगे। अब हम देखेंगे व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं। क्या भारत में रह रहा है हर व्यक्ति भारत का नागरिक है क्या, बिल्कुल नहीं है। कोई विदेशी घूमने आया, तो बहुत सारे आते हैं टूरिस्ट, जब आप कोई बच्चे पढ़ने आए हैं तो क्या वो भारत के नागरिक हो गए, नहीं हो गए। भारत के व्यक्ति है वो, नागरिक नहीं। व्यक्ति का मतलब क्या होता है, कोई इंसान रह रहा है वो नागरिक नहीं हो सकता, है ना। अब ये बताओ मुझे कि कितने प्रकार के नागरिक थे। तो हमने बताया एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन, ऐसे भारतीय जो भारत में 182 दिन से भारत से बाहर रह रहे हो। क्यों गए हो, बिजनेस करने गए हो, नौकरी करने गए हो या पढ़ाई करने गए हो। कितने दिन, 182 दिन मतलब 6 महीने। अगर कोई व्यक्ति 6 महीने देश से बाहर है विद द परमिशन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार की परमिशन के बाद, ऐसा नहीं कि वो उठ के चले गए झोला उठा के,
बाहर कर देंगे उनको नागरिकता, है ना। तो 6 महीने से अगर ज्यादा देश से बाहर रहे तो वो क्या कहलाएंगे, एनआरआई कहलाएंगे। अच्छा, तो एनआरआई को क्या मिलता है, वोट दे सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, सब कर सकते हैं ये, है ना। वो दूसरा देखा था हमने ओसीआई और पीओआई। अरे यार आगे पीछे पढ़ लो, क्या हमने ये सिक्वेंशियल थोड़ी है। पीआई को हाँ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल के व्यक्ति। आपने सुना होगा ऋषि सुनक भारतीय मूल का मतलब जिनके माता पिता दादा दादी नाना नानी कभी ना कभी भारत के रहे हो, मूल्यवान भारत से जन्मे हो, है ना, मतलब भारत में जड़े हैं उनकी। जैसे आप साउथ की मूवी देखें, ये बंद हो जाए बताना, साउथ की मूवी देखते होंगे तो अमेरिका से शादी करने आते हैं, है ना, कहाँ जाते, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में नहीं, है ना, बहुत सारी मूवी देखी होगी ना। हाँ, तो ये तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है, ऐसे व्यक्ति जिनकी पीढ़ियों का संबंध कभी ना कभी भारत से रहा। अच्छा, इनको क्या मिलता है, ओसीआई कार्ड, सॉरी पीओआई कार्ड मिलता है, पर्सन ऑफ इंडियन। उसमें क्या होता है कि बिना परमिशन के भारत में आ सकते हैं, बिना परमिशन के भारत में रुक सकते हैं। किसको, एक रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन होता है, सिटीजन का उसको बताना पड़ता है, विदेशी कोई आता है ना तो, और बिना वीजा के भारत जीवन पर्यंत वीजा मिलता है इनको, वीजा मिलता है इनको, है ना, कि आप आओ रहो, और क्योंकि आप भारत से कभी ना कभी संबंध रखते थे। उसके बाद आता है ओसीआई कार्ड। ओसीआई कार्ड क्या होता है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के समुद्र पारी व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति जो जिनकी पिछली 3-4 पीढ़ियों का संबंध कभी ना कभी भारत से रहा हो, लेकिन वर्तमान में वो विदेशी नागरिक बन गए हो, लेकिन एक और कंडीशन क्या है, वो भारत की नागरिकता रखने की योग्यता रखते हो। मतलब मान के चलिए मेरे 5 पीढ़ी पहले मेरे दादा दादी कहां थे, भारत में, और मैं अब रह रहा हूं अमेरिका में, पर मैं अब वापस एलिजिबल हो गया हूं भारत की नागरिक बनने की, और मैं रह रहा हूं अमेरिका में, तो अमेरिका में है दोहरी नागरिकता। अब मैं भारत की भी नागरिकता ले सकता हूं और अमेरिका की भी रख सकता हूं, पर इंडिया में क्या है, एकल नागरिकता। तो भारत में तो मुझे नागरिकता मिलेगी नहीं क्योंकि मेरी नागरिकता अमेरिका, तो मुझे मिलेगा ओसीआई का, कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के ऐसे व्यक्ति जो बाहर रह रहे हो, समुद्र पार रह रहे हो, ओसीआई कार्ड उनको मिलता है। क्या ये क्वेश्चन आएगा, कभी भी नहीं आएगा, पर ये आपको जानकारी होनी चाहिए। कल आपको एक और चीज बताए थे कि वीजा और पासपोर्ट में क्या फर्क होता है, वीजा और पासपोर्ट में क्या फर्क होता है। वीजा किसके मिलता है, जहां जाते हैं विदेश आपको परमिशन देता है कि आप हमारे यहाँ आओ या नहीं आओ। और पासपोर्ट क्या, आधार कार्ड है एक प्रकार का भारत का, पहचान, भारत की पहचान है। क्या लिखा है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। पासपोर्ट पे क्या लिखा रहता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। अब रिपब्लिक क्यों लिखा रहता है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, भारतीय गणराज्य ऐसा लिखा है। अब भारतीय डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया क्यों नहीं लिखा है वहां, डेमोक्रेसी ऑफ इंडिया क्यों उंगली कर रहे उसके, नहीं कर रहे उसको, थोड़ा सा है ना पकड़ो तो रोक दो, अरे वीडियो मतलब उसको पकड़ लो, थोड़ा स्टेबल हो, बस बस छोड़, वाह, उसका जुगाड़ करें, भाटा बांधेंगे इसके कल। हाँ, तो रिपब्लिक क्यों लिख रखा है, डेमोक्रेसी क्यों लिख रखा है, महंगा ले आओ फीस दे दो ले आएंगे। लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या फर्क है, प्रीति बताएंगे, बताओ। गणतंत्र जो गणों का, गणों के लिए वो, फिर लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या फर्क है, बताओ। तंत्र में मतलब लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के, बहुत अच्छी बात, और गणतंत्र, और गणतंत्र में मतलब उसमें भी मतलब सर लोग हाँ नेता तो वही, हाँ हाँ, पर मतलब उसमें शायद एक रहता है, एक रहता है, कौन, इसमें 2-4 मोदी जी, भारत में 2-4 मोदी, आपको नहीं बताना, आपको जानकारी मनीष जी बताएंगे। बहुत गलत जानकारी, बहुत गलत, बहुत गलत। गणतंत्र का मतलब जनसंख्या से कभी नहीं हो सकता। आप बताओ गणतंत्र और लोकतंत्र में क्या फर्क है, अरुण, राजनीति विज्ञान पढ़ा ना, नहीं पढ़ा है, आपने भी पढ़ा राजनीति विज्ञान, तो बोलूंगा कमल सर को मैं, क्षेत्रीय विज्ञान को नहीं ना, धुआं निकाल लें, आज ही जा रहे हैं, आज ही बात करूंगा, अभी बात करूंगा, अब जाओ उससे पहले ये थोड़ा आपका नाम खराब, क्या आपका नाम खराब कर रही है, ऐसे राजनीति विज्ञान पढ़ा है आपने, भले नहीं पढ़ा है तो मुझे वही जानकारी मुझे नहीं,
अरे यार डिम्पल, क्या है बताओ, लोकतंत्र और गणतंत्र में क्या फर्क है? इसमें जो अध्यक्ष होता है ना वो निर्वाचित होता है। देश का प्रमुख निर्वाचित होता है, वहां होता है गणतंत्र। वो देश का प्रमुख राजा भी हो सकता है, वंशानुगत भी हो सकता है, वहां लोकतंत्र। ब्रिटेन लोकतंत्र है लेकिन गणतंत्र नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, वहां का प्रमुख कौन है, राजा रानी। भारत का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का हर 5 साल में चुनाव होते। द्रौपदी मुर्मू के बेटे अब प्रेसिडेंट नहीं बनेंगे। हेड ऑफ द स्टेट का निर्वाचन होता है, वहां होता है रिपब्लिक, गणतंत्र। और हेड ऑफ द स्टेट निर्वाचित नहीं होता है या वंशानुगत भी हो सकता है, वो होता है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। भारत लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतंत्र तो है ही है, साथ में गणतंत्र भी। गणतंत्र के उदाहरण है भारत, आपका अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया गणतंत्र नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का राजा रानी कौन है? ब्रिटेन का राजा रानी ऑस्ट्रेलिया का राजा रानी होता है। कनाडा का भी ब्रिटेन का राजा रानी ऑस्ट्रेलिया का राजा रानी होता है। तो क्या याद रखेंगे, लोकतंत्र और गणतंत्र में लोकतंत्र लोगों का शासन होता है, पर वहां का हेड ऑफ द स्टेट हो सकता है कि हेड ऑफ द, जैसे भारत के प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। हेड ऑफ द स्टेट सरकार का या दोनों का प्रमुख कौन है, राष्ट्रपति। वो चुनाव द्वारा आते हैं तो वो है रिपब्लिक। इतने से याद रखना आपको। हाँ, तो ये बताया था आपको। पीओआई वगैरह बता रही है। फिर हम देख रहे थे क्या, ये क्या होते हैं इसको नहीं जानना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नागरिकता अधिनियम। लिखेंगे आप नागरिकता अधिनियम, लिखे नागरिकता अधिनियम कब आया था? वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। अब दो चीजें होती, एक होता है बिल और एक होता है एक्ट। डिंपल को छोड़कर बताएंगे बिल और एक्ट में क्या फर्क है, बताओ। प्रिया आप बताओ, फिर आप बताना। होता है जो कोई भी केस होता है वो चल रहा होता है, और एक से जो होता है जो पास हो जाता है। बताओ बिल और एक्ट में क्या फर्क है? बिल मतलब संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है। क्या है? संवैधानिक प्रक्रिया चल रही है। एक्ट मतलब प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। मान के चलिए भारत में शराबबंदी करना है। क्या करना है? शराबबंदी। शराब को बंद करना है, शराब के बंदी लाना है। क्या करना है? शराबबंदी। इसके लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले कहां जाएंगे? संसद जाएंगे। संसद किससे बनती है? लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो लोकसभा में जाएंगे, इस बिल शराबबंदी बिल लाएंगे। क्या लाएंगे? शराबबंदी का बिल, कि भारत शराबबंदी प्रतिषेध अधिनियम 2026। तो वो लाया, लोकसभा में पास हो गया। कैसे पास होता है? एक तो साधारण बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति द्वारा। 3 प्रकार संविधान में संशोधन हो सकते हैं। यहां से पास हो गया, फिर यहां गया, यहां से पास हो गया। ये जब चल रहा है, इसमें संविधान में बातें चल रही, तब क्या कहलाएगा? बिल, शराबबंदी बिल। और जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए और ये पास हो गया, दोनों जगह से राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, वो क्या बन जाएगा? एक्ट। ठीक, ये एक्ट और बिल में फर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें आपको याद रहेगी तो आप बहुत अच्छा करेंगे आगे जाकर। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम लिखेंगे। अब नागरिकता अधिनियम कब आया था? हमारे यहाँ पर पहला नागरिकता, ये 50 बार आया हुआ है क्वेश्चन कि भारत का नागरिकता अधिनियम कब आया था? 1950, है ना। भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी। नागरिकता अधिनियम कब आया? 1955। 1955 लिख लेंगे आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में, आर्टिकल 11 में किसे शक्ति है? अब ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह नागरिकता के अर्जन, अर्जन का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना, वह समाप्ति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता के अर्जन व समाप्ति, अर्जन का मतलब प्राप्त करना, समाप्त मतलब खत्म करना, अर्जन करना और अर्जित करना। भाषा एक अर्जित संपत्ति, ऐसा सुना होगा ना आपने। हिंदी पढ़ी कि नहीं पढ़ी? हिंदी में पढ़ते भाषा एक अर्जित संपत्ति। अर्जन मतलब प्राप्त करना, है ना। अर्जन करना, आप ज्ञान प्राप्त कर, ज्ञान का अर्जन कर रहे, ज्ञानार्जन। सुना? ओहो, चलो। हाँ, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को शक्ति दी गई है कि वह नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति संबंधी कानून बना सकती है।
नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति संबंधी कानून बना सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए संसद ने भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 में संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वे नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति संबंधी कानून बना सकती है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए भारतीय संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया, जिसमें अब तक 9 बार संशोधन हो चुके हैं। कितनी बार? वेरी मोस्ट टाइम पे कितनी बार हुए हैं नागरिकता अधिनियम में? 9 बार बदलाव हुए हैं, जिसमें अब तक 9 बार बदलाव हो चुके हैं। ठीक, तो अब क्या आएगा? लास्ट बार 2019 में आया था CAA और NRI, सॉरी, CAA और NRI क्या है? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। वेरी वेरी मोस्ट टाइम बताएंगे आपको आगे जाकर, है ना। तो लिखेंगे, हमने क्या देखा कि भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या लिखा इसमें? आर्टिकल 11 के तहत संसद को क्या शक्ति दी गई? देखो, भाग 2 के किसी भी आर्टिकल से क्वेश्चन नहीं आता है कभी भी। कभी आज तक इतिहास में मैंने एक क्वेश्चन नहीं देखा, मैंने इतने क्वेश्चन देख लिए कि आर्टिकल 6 में क्या लिख रखा है, आर्टिकल 7 में क्या लिख रखा है। हाँ, 11 का आ सकता है, अनुच्छेद 11 में क्या है? क्वेश्चन केवल एक आता है यहाँ से कि नागरिकता अधिनियम पहली बार कब आया? 1955। 50 बार आता है ये क्वेश्चन बहुत बार। दूसरी बात, नागरिकता से संबंधित कानून बनाने के अधिकार किसे? ऑप्शन क्या आएगा? संसद को, विधानसभा को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को, या इनमें से कोई नहीं। तो किसको है? संसद को। बहुत सारे कानून बनाने का अधिकार किसे? केवल संसद को। एक और क्वेश्चन आता है कि किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र व एरिया में बदलाव करने संबंधी कानून कौन बना सकता है? विधानसभा, लोकसभा, विधानमंडल या संसद? तो बहुत बच्चे विधानसभा लगा रहे, बोले राज्य में बदलाव करना विधानसभा। बिल्कुल भी नहीं, केवल राज्य में जो मुद्दा संघ का है उसमें कौन कानून बनाएगा? संसद। ये बातें आप अभी नहीं समझोगे, धीरे धीरे आगे जाओगे तो समझने लगोगे। बोले संघ क्या होता है, राज्य क्या होता है ना। धीरे धीरे मैच्योरिटी आएगी, लेकिन आपको इसी स्पीड से तैयारी करना है। शुरुआत में धीरे धीरे चलोगे ना तो फिर आपकी तैयारी इसी रहेगी। थोड़ा पेज बना के रखना ताकि पूरा सिलेबस बहुत बड़ा है ना। हम धीरे धीरे चाहे पढ़ ले, 25 दिन तक एक चैप्टर चल सकता है, पर खत्म करेंगे। ये 1 महीने में हो जाएगा ये पॉलिटी 1 यूनिट। ये यूनिट 1 हुई, फिर कंप्लीट काम, फिर बाकी 2 बहुत कम चीजें बचती। हाँ, तो अब लिखेंगे नागरिकता कैसे अर्जित करते हैं। नागरिकता का अर्जन मतलब अगर आपको भारत का नागरिक बनना है तो क्या क्या कंडीशन रहेगी? नागरिकता का अर्जन, एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप। नागरिकता का अर्जन क्या करेंगे? एक्वायर करेंगे। एक्वायर करना मतलब क्या होता है? प्राप्त करना। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप लिखेंगे। नंबर 1, पहला काम करेंगे जन्म के आधार पर। अगर आप भारत में जन्मे हो, हमने सबने किस आधार पर नागरिकता प्राप्त करी है? जन्म के आधार पर। पहला काम किस आधार पर नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? जन्म के आधार पर। तो बोले कोई व्यक्ति आया अमेरिका से घूमने, ने भारत में बच्चा पैदा हो गया उनके, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं बनेगा। पर अमेरिका में ऐसा है, अगर आप यहाँ से, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, महिला प्रेग्नेंट हो जाती, 9 महीने होने वाले हो, डेट दे रखी, डॉक्टर ने जाएंगे और क्या करेंगे? जैसे अमेरिका की सीमा में गए आप, अगर वहां बच्चा पैदा होकर वहां का नागरिक बन गया। भारत में ये नहीं। भारत में माँ बाप का, माता में या पिता में से किसी एक का भारत का होना जरूरी है, और पिछले 7-8 सालों से रह रहा है, तब जाकर नागरिकता प्राप्त होती है। भारत में नागरिकता थोड़ी मुश्किल है, अमेरिका में आसान है। क्यों? क्योंकि भारत में जनसंख्या इतनी है, अमेरिका में कम जनसंख्या। वहां के लोगों को बुलाते हैं, बोला आप लोग आओ, ह्यूमन कैपिटल कम है। भारत में ह्यूमन कैपिटल बहुत ज्यादा है, लेकिन उनके पास स्किल फिस्किल कुछ नहीं। 140 करोड़ जनसंख्या प्लस 5 आपने देखे ही होगा। अब उस जनसंख्या में क्या है? आप किसी को बोल दो ना ITI कर रखी है, बहुत सारे लोगों ने ITI कर बोल दो, ITI का फुल फॉर्म क्या? ही कर देंगे वो। बोले ITI में बोले 5 सामग्रियों के नाम बता दो, या बोले ट्रैक्टर के इंजन में कौन कौन से 4 बोल्ट लगते हैं, नट खी कर देंगे। इंजीनियरिंग BE कर रखा है, और BSc कर रहा, BSc इन कंप्यूटर CS बोलते, BSc इन CS। बोले कंप्यूटर साइंस को हिंदी में क्या बोलते, यही बता दो चलो आप तो। बोले कोडिंग की परिभाषा बता दो, कुछ नहीं आता जाता लोगों को, और फिर कह रहे हम नौकरी नहीं लगती। नौकरी बहुत लग सकती है अगर आपकी इतनी हैसियत है, अगर आप में स्किल है। स्किल लोगों की बहुत कमी है। आप, मैं अभी बोल दूं ना कि हमें एक वेबसाइट बनाना है, आएगी नहीं लोगों को, एक आध को आती है वो बात अलग है। अब अगला लिखेंगे आप, जन्म के आधार पर, तो लिखे
इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। हाँ हाँ, जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या उसके बाद, कब हुआ हो? 26 जनवरी 1950 या उसके बाद। उसके बाद कब? पर 1 जुलाई 1987 से पहले। कौन व्यक्ति नागरिक बन सकता है? 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में पैदा हुआ हो या 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ हो। मतलब 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, इस बीच में अगर व्यक्ति पैदा हुआ तो वो बन सकता है भारत का नागरिक। पैदा हुआ मतलब भले यहाँ जन्मा हो, जरूरी नहीं उसके माँ बाप यहाँ हो, वो भले यहाँ जन्मा ही हो ना तो भारत का नागरिक बन जाएगा। कब तक की बात है ये? 1 जुलाई 1987। अब 1 जुलाई 1987 के बाद अलग कंडीशन। नंबर 2 लिखे, जिसका जन्म 1 जुलाई 1987 या 1 जुलाई 1987 या 1 जुलाई 1987 या 3 दिसंबर 2004, 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ हो। जिसका जन्म 26 जनवरी 1950 या तो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद हुआ हो या 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। नंबर 2 कंडीशन क्या है? जो 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा हो लेकिन 3 दिसंबर 2004 से पहले, 1987 से 2004 के बीच में अगर कोई व्यक्ति जन्मा हो, है ना, तो उसके माँ बाप में से कोई एक, माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। है 1986 पापा तो है ना आपके, तो वो तो आपके भारत के ही है दोनों। पाकिस्तान के थे ही नहीं वो, जो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। 1987 आपका? हाँ आपके मम्मी का। तो पहली कंडीशन 26 जनवरी 1950। क्यों 26 जनवरी? क्यों? क्योंकि उस दिन हमारा क्या हुआ था? संविधान। अरे संविधान लागू, आजादी तो 15 अगस्त को मिल गई। 26 जनवरी 1950 या उसके बाद या 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ, उसके माँ बाप भले भारत के नहीं हो तो भी वो क्या बन जाएगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। दूसरी बात, 1 जुलाई 1987 के बाद अगर पैदा हुआ हो या 2004 से पहले हुआ हो पर उसके माँ बाप में से कोई एक क्या होना चाहिए? भारत का होना चाहिए। अब तीसरी बात लिखेंगे, जिसका जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो। 3 दिसंबर 2004 तक देख लिया। अब कोई व्यक्ति 3 दिसंबर 2004, जो कि आप सब लोग हो 2004 के बाद वाले, आप हुए थे इसलिए 3 दिसंबर 2004। अगर किसी का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो उसे क्या शर्तें पूरी करनी पड़ेगी? के बाद हुआ हो तो नंबर 1, उसके माता पिता दोनों भारत के होने चाहिए। नियम बदल गए क्योंकि दुनिया क्या बन गई? ग्लोबल। माता पिता भारत के होने चाहिए। भारत का नागरिक आसानी से नहीं बन सकती। माता पिता दोनों भारत के होने चाहिए। माता पिता दोनों भारत के हो। नंबर 2 लिखेंगे आप। अब एक और कंडीशन, मम्मी या पापा में से कोई एक भारत का रह सकता है, पर मान के चलिए किसी की मम्मी क्या है? इंडिया की है और पापा जी कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के। आपने डंकी मूवी देखी? उसमें क्या रहता है? प्रवासी भारत के लोग जाते हैं ना ऐसे, है ना, छुप के जाते। या शिद्दत मूवी देखे होगे आपने? शिद्दत मूवी में जग्गी क्या करता है? बेचारा प्लेन पे बैठ के जाता है, मर जाता है वो, है ना, उसको वीजा नहीं मिलता है ना, उसको फिर जुगाड़ कराते हो। कौन कराता जुगाड़? IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, भारतीय एम्बेसी के वो अपने एम्बेसडर। तो अगर मम्मी जी कहाँ के हैं? इंडिया की। माता जी कहाँ के? इंडिया की। पापा कहाँ के? उसके ऑस्ट्रेलिया की। मम्मी तो एक कंडीशन कहाँ की? भारत। पर ये पापा है ना, लीगल तरीके से भारत में रह रहे, भारत से परमिशन लेके रह रहे। क्या है कि मैं भारत में रह रहा हूँ और मेरी पत्नी यहाँ है और हम 10-15 साल बाद भारत की नागरिकता ले लेंगे, तब भी वो क्या बन सकता है? बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। क्या कंडीशन है? माँ बाप में से, ये पहली कंडीशन तो माँ बाप दोनों भारत के हो। दूसरी कंडीशन, कोई एक भारत का होना चाहिए और जो दूसरा है, जो दूसरा पेयर है
वो अवैध नहीं होना चाहिए भारत में। अवैध मतलब बिना सरकार को बताए हुए, जैसे बांग्लादेश वगैरह से आते हैं, पाकिस्तान से आते हैं ना, अवैध रूप से आ जाते हैं डायरेक्ट जुगाड़ करके, तो वो नहीं होनी चाहिए। सरकार को बोले कि हम विदेश के लेकिन यहाँ रह रहे, तब भी वो भारत का व्यक्ति बन सकता है। तो लिखिए, यदि माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। अवैध प्रवासी मतलब, प्रवास का मतलब क्या होता है? रहना, बाहर जाना है ना, प्रवास करना मतलब जाना। तो दो कंडीशन है अगर व्यक्ति 2004 के बाद पैदा हुआ हो, है ना। ठीक, तो हमने किस आधार पर प्राप्त करी है? हमारे दोनों माता पिता भारत को, है ना, बाय बर्थ। ठीक, अगर उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो तथा दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। ये बच्चे की बात हो रही, जो उनका बच्चा होगा उनकी बात हो रही है ना। ठीक, अब अगला लिखेंगे। हमने पहले आधार पर क्या देखी कि भारत में नागरिकता किस आधार पर अर्जन कर सकते हैं? जन्म के आधार पर। क्या कंडीशन है? 26 जनवरी 1950 के बाद पैदा हुआ हो या 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ हो, माँ बाप कहाँ के हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बन जाएगा भारत का नागरिक। अगर इसके बाद हुआ हो या 1 जुलाई 1987 या 3 दिसंबर 2004 से पहले हुआ, तो वो भी माता पिता में से कोई एक को भारत का नागरिक बनना पड़ेगा। या अगर कोई 3 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हो तो उसके दोनों माँ बाप को भारत का होना चाहिए। और अगर दोनों में से कोई एक भारत का है और दूसरा अवैध नहीं है तो क्या बन जाएगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। अब अगला लिखिए, वंश के आधार पर, बाय डिसेंट, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर, बाय डिसेंट। वंश क्या होता है? पुरानी पीढ़ियां रह रही, आपकी कितनी पीढ़ियां रह रही है ना। बाय डिसेंट लिखेंगे आप, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर। ये बाय बर्थ, वंश के आधार पर, बाय डिसेंट मतलब आपकी पुरानी 4, 5, 7 पीढ़ियां भारत में रह रही है ना। वंश आपने देखा, हमारी कुल देवी, वंश की देवी, ये वो सब सुना होगा आपने। लिखेंगे वंश। यदि उसका जन्म किसका? बच्चे का। यदि उसका जन्म, ये ध्यान रखना है, यदि उसका जन्म 26 जनवरी 1950 या 10 दिसंबर, देखो ये डेट लिखा रहा हूं, कभी भी याद नहीं रखना, 50 साल तक भी याद नहीं रखना है, बस पढ़ लो आप, है ना। याद बिल्कुल नहीं रखना है ना, आएगा नहीं है क्वेश्चन, है ना। पर हमें जानकारी होनी चाहिए, पीएससी की तैयारी करते हैं मतलब बेसिक जानकारी होनी चाहिए। ये भी ना रखी कि कर दो आप, इंटरव्यू पूछ लिया क्या करोगे? वेरी बैड। हाँ, 26 जनवरी 1950 या 10 दिसंबर 1992 से पहले हुआ हो। वंश के आधार पर क्या करेंगे आप? जन्म कब हुआ? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1900 या 10 दिसंबर 1900 को हुआ हो, 10 दिसंबर 1992 को हुआ हो। तो उसका पिता, किसका? बच्चे का। तो उसका पिता उसके जन्म के समय भारत का नागरिक रहा हो। पापा जी क्या रहे हो? भारत के नागरिक। तो पिता जन्म के समय भारत के, बच्चा हो रहा उस समय उसके पापा भारत के, ये जन्म के समय भारत के है, भले भारत में नहीं है वो, एनआरआई है भले वो, तो भी वो बच्चा यहाँ तो बन जाएगा ना। ठीक, तो पहली कंडीशन क्या है? वंश के आधार पर अगर 1992 से पहले पैदा हुआ आजादी के बाद या 26 जनवरी 1950 के बाद, तो उसके पापा जी क्या होने चाहिए जन्म के समय? भारत के। बोले वो बच्चा हो गया, उसके बाद उसके पापा ने पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, तो बच्चा भारत का नहीं रहेगा, वो रहेगा भारत का, क्योंकि उसको भारत की नागरिकता मिल गई, भारत का आधार कार्ड बन गया उसका, है ना, बीपीएल कार्ड बन गया। ठीक, अब अगला लिखेंगे, यदि उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद हुआ हो। यदि उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद हुआ हो। पहली कंडीशन क्या है? पप्पा जी उसके भारत के रहे हो। दूसरी कंडीशन, अगर 1992 के बाद हुआ हो, यदि उस बच्चे का जन्म 10 दिसंबर 1992 या उसके बाद हुआ हो, तो माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो पिताजी होने चाहिए, 1992 से पहले हुआ हो, और दूसरी बात दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यदि उसका जन्म 10 दिसंबर 1992 के बाद हुआ हो, तो माता पिता में से कोई एक उसके जन्म के समय भारत का नागरिक होना चाहिए। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद
उस बच्चे का पंजीकरण करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया, है ना, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में, कि हमारा बच्चा हुआ है। आप 1 साल के अंदर बच्चा हुआ, उसके 1 साल के अंदर आप ये करवा दो, पंजीयन करा दो कि हमारे बच्चा हुआ है, ठीक है। ये अब तीसरी बात होती है बाय रजिस्ट्रेशन। हमने नागरिकता पहले आधार पर प्राप्त करी, जन्म के आधार पर, दूसरे आधार पर प्राप्त करी, वंश के आधार पर, तीसरा लिखेंगे आप, तीसरा लिखिए रजिस्ट्रेशन के आधार पर। क्या है? इसको हिंदी में लिखो पंजीकरण के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के आधार। पंजीकरण मतलब क्या होता है? रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा कि नहीं भरा आपने, है ना, वो पंजीकरण के आधार, बाय रजिस्ट्रेशन। शादी का होता है, लेकिन भारत में फोटो होते हैं, बस शादी का रजिस्ट्रेशन, विवाह बंदी का, लिखिए बाय रजिस्ट्रेशन। तो मतलब क्या शादी फोटो होता है तो वो बन जाता है क्या? बहुत अच्छी जानकारी रखता। ये तो बाल की खाल उखाड़ने वाली, मैं मजाक कर रहा हूँ कि भारत में पंजीकरण नहीं कराते, लोग बस फोटो खिंचा लेते हैं। क्या बोले, वो फोटो बन जाता है क्या वो पंजीकरण? अरे मेरे को लगा मुझे फोटो चाहिए। जब लोग किसके, आपके मम्मी पापा के पूछना, उनके शादी का रजिस्ट्रेशन है, किसी का नहीं होता है। किसके मम्मी पापा होगा शादी का रजिस्ट्रेशन? शहरों में हो सकता है कि करवाया हो। हाँ तो आजकल बनवाते हो लाडली बहना के पैसे आने के लिए। वो भी देख, सीरियल अलग चीज होती है। चलो लिखे पंजीकरण पर, भारतीय मूल का वह व्यक्ति, भारतीय मूल का मतलब समझते आप, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। भारतीय मूल का, पहली कंडीशन लिखिए बाय रजिस्ट्रेशन में, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो आवेदन करने के 7 साल पहले, भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो आवेदन, किसका आवेदन? नागरिकता का, नागरिकता का आवेदन करेगा। भारतीय मूल का वह व्यक्ति जो आवेदन करने के 7 साल पहले भारत में रह चुका हो। मतलब अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक भारत में रह रहा है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराएगा तो उसको मिल जाएगी भारत की नागरिकता। कहाँ रह रहा है? रूम रेंट, रेंट एग्रीमेंट क्यों बनता है? रेंट एग्रीमेंट बताओ क्यों नहीं होता था पहले? शहरों की बात हो रही है, गांव में तो क्या डायरेक्ट नागरिकता मिल जाती है। अभी ये तो पढ़ने के लिए, हर चीज पढ़ने वाली, ये लागू थोड़ी होती है क्या? अभी बांग्लादेश से बहुत सारे लोग क्या भारत में आधार कार्ड बना रहे थे। भारत में हर चीज संभव है, आधार कार्ड बना देने भारत में आ जाएंगे, है ना, उधर से आ जाते। हाँ तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। 13 साल तक रह जाए ना तो रजिस्टर, उस पर घर के कब्जा कर सकता है ना? इसलिए तो 11 महीने का एग्रीमेंट होता है। 11 महीने, क्योंकि बोले 13 साल तक भी रहे तो 13 महीने कम पड़ जाएंगे, 12 साल रहेंगे, है? तो एग्रीमेंट लीगल काम तो ऐसे ही होता है। चलो लिखेंगे आप। हाँ तो पहली कंडीशन क्या है? जो नागरिकता प्राप्ति का पंजीयन करवा रहा है तो 7 साल तक भारत में रह चुका हो। नंबर 2 लिखे, अगर उसकी शादी भारत में हो गई है, किसी व्यक्ति ने बांग्लादेश में, बांग्लादेश नहीं करेंगे हम, किसी व्यक्ति ने जापान में शादी करी, है ना, और वो दोनों जने यहाँ रह रहे भारत में, कितने साल से? 7 सालों से। लड़की तो भारत की है, लड़का जापान का है, और वो लड़का भी 7 साल से भारत में रहा, तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। लिखेंगे आप, वह व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है, वह व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है, वह व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है और पंजीयन हेतु आवेदन से पूर्व 7 वर्षों तक भारत में रह रहा हो। वह व्यक्ति जिसका विवाह भारतीय नागरिक से हुआ है और पंजीयन हेतु आवेदन से पूर्व 7 वर्षों तक भारत में रह रहा हो, उसे भी नागरिकता मिल सकती है। आवेदन, पंजीयन हेतु आवेदन से पूर्व 7 वर्षों तक भारत में रह रहा हो। पहली कंडीशन, भारतीय मूल का व्यक्ति हो सकता है। अगर भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहता है 7 साल से भारत में रहना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत की लड़की से शादी कर रहा है या भारत का लड़का किसी विदेशी लड़की से शादी कर रहा है तो उस लड़की को 7 साल तक भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद मान के चलो 2020 में उन्होंने शादी करी, 2027 तक भारत में रहेंगे दोनों। उसके बाद 2027 में अप्लाई करेंगे नागरिकता के लिए। लड़की हो तो लड़के को यहाँ बुला लेगी, विदेश चली जाएगी, नागरिकता खत्म हो जाएगी बिना बताए। विदेश की नागरिकता ले ली तो भारत की नागरिकता खत्म, क्योंकि भारत में क्या है? एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया मनीष जी? एकल नागरिकता का प्रावधान कहां से लिया है अरुण?
ब्रिटेन, इंग्लैंड से लिया है ना। दोहरी नागरिकता कहाँ चलती है? ओहो, अब जब मैंने अभी बताया कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया था, आपने एक दोहरी नागरिकता भारत में कैसे कर दी? एक तो अमेरिका, उसके अलावा जब हमने इंग्लैंड से एकल नागरिकता ली तो इंग्लैंड में दोहरी नागरिकता कैसे हो सकती है? नहीं, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड। अच्छा, ऐसे देश जिनका कोई संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, ब्रिटेन को छोड़कर बताओ, ऐसे देश जिनका लिखित संविधान नहीं है। बांग्लादेश संवैधानिक देश है, वो धार्मिक राज्य है वो। ओहो, चाइना तो डिक्टेटरशिप है। लिख लो आप, बिना संविधान वाले देश, बिना लिखित संविधान वाले देश। नंबर 1 इजराइल, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। जिसका लिखित अलिखित संविधान है, इजराइल, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। याद रखना, कहीं नहीं मिलेगा, क्वेश्चन देखा था मैंने एक बार, आ गया था इसलिए याद है। हाँ, अलिखित संविधान वाले देश क्या है? इजराइल, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। इजराइल, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन। हाँ, हम आपको क्या बता रहे थे? क्या? हाँ, लिखा रखा है संविधान के। ब्रिटेन से भारत ने एकल नागरिकता का प्रावधान लिया है। दोहरी नागरिकता वाले देश लिखे आप। दोहरी नागरिकता वाले देश कौन से? स्विट्जरलैंड। अरे प्यारे जीजी, अभी बोला मैंने भारत में एकल नागरिकता, फिर भारत कैसे हो सकता है? दोहरी नागरिकता वाले देश सबसे बड़े 2 देश है, एक तो स्विट्जरलैंड और एक अमेरिका। लिखे आप, अमेरिका और स्विट्जरलैंड। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? 2 देश की नागरिकता ले सकते। और दोहरी नागरिकता का मतलब भी 2 होते हैं, एक तो राज्य की नागरिकता और देश की नागरिकता, और एक देश के साथ दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं ना। अगला लिखिए, भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे। अगर कोई भारत का नागरिक है और छोटा बच्चा है तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा। भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे पंजीकरण द्वारा, जैसे हम क्या है, हमने इस आधार पर लिया है, अवयस्क बच्चे थे हम, छोटे छोटे, हमारे मम्मी पापा ने हमारा आधार कार्ड में नाम लिखा दिया। भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे, वयस्क कौन होता है? 18 साल से ज्यादा का बच्चा, एडल्ट बच्चा होता है। तो भारतीय नागरिक के अवयस्क बच्चे, तो पंजीकरण द्वारा 3 चीजें देखी। पति पत्नी, अगर कोई विदेश में शादी कर रहा है तो 7 साल से पहले भारत में रह रहा हो, या कोई 7 साल तक, अगर भारतीय मूल का है, 7 साल तक भारत में रह रहा हो तो नागरिकता प्राप्त कर सकता है। और भारत का नागरिक है, उसका अवयस्क बच्चा भी भारत का नागरिक बन सकता है। अब लास्ट लिखे चौथा, वे व्यक्ति जो 5 वर्षों से ओसीआई के रूप में पंजीकृत है। वे व्यक्ति जो 5 साल से ओसीआई क्या होता है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो ये फुल फॉर्म आ सकता है, एनआरआई का आ सकता है, ओसीआई का आ सकता है ना। ये वे व्यक्ति जो 5 साल से ओसीआई कार्ड के रूप में पंजीकृत है, ओसीआई नागरिक पंजीकृत है वो। मेंस में तो आएगा भी नहीं, प्री में आ सकता है ना। हाँ, वे व्यक्ति जो 5 वर्ष तक ओसीआई के रूप में पंजीकृत थे और नागरिकता हेतु पंजीकरण का आवेदन देने से ठीक 1 साल पहले से भारत में रह रहे हो, और नागरिकता हेतु पंजीकरण देने से ठीक 1 साल पहले भारत में रह रहा हो, और नागरिकता हेतु पंजीकरण देने से ठीक 1 साल पहले भारत में रह रहा हो, वो भी भारत का नागरिक बन सकता है। अगर किसी व्यक्ति के पास ओसीआई कार्ड है और 1 साल से भारत में रह रहा है ना, और ओसीआई कार्ड कितने सालों तक है? 5 साल तक है, और 1 साल तक भारत में रहा, मतलब 6 साल, तो वो क्या बन जाएगा? भारत का नागरिक बन जाएगा। ठीक, ये है आपका बाय रजिस्ट्रेशन द्वारा। अब चौथा और लास्ट है आपका देशीकरण द्वारा। किसके द्वारा? देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। देशी हो जाए, देशी मतलब भारत के ही बन गए आप, है ना। बाय नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन। तो चौथा क्या है आपका? देशीकरण द्वारा। देशीकरण, देशी नेचुरल रूप से आप क्या बन गए? नेचुरलाइजेशन, बाय नेचुरलाइजेशन।
नेचुरल रूप से ही भारतीय बन गए। थोड़ी देर रोको उसको। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं अब, देशीकरण द्वारा नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो नंबर 1 लिखेंगे आप, पूर्ण उम्र या, पूर्ण उम्र कितनी होती है भारत में, मिनिमम 18 साल है ना। पूर्ण उम्र या क्षमता का कोई भी व्यक्ति, पूर्ण उम्र का मतलब मिनिमम 18 ईयर, वोट देने की एज क्या है, 18 साल। हाँ, देशीकरण में पहला पॉइंट, पूर्ण उम्र या क्षमता का कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रमंडल देश का निवासी न हो। राष्ट्रमंडल क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको। जो पूर्ण उम्र या क्षमता का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रमंडल देश का निवासी न हो या भारतीय मूल का न हो, राष्ट्रमंडल का निवासी ना हो, वो भारतीय मूल का ना हो, तो वह भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र, तो वह भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि कोई व्यक्ति 18 साल का हो गया हो, जो भारतीय मूल का न हो, भारतीय मूल का न हो और राष्ट्रमंडल का न हो। राष्ट्रमंडल क्या है पता है आपको, जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हो। राष्ट्रमंडल देश में कौन आते हैं, ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के अधीन रहे हो। कॉमनवेल्थ गेम भी होते हैं राष्ट्रमंडल खेल, तो राष्ट्रमंडल क्या होता है, ऐसे देश जो कभी ना कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हो, वहां का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, भारतीय मूल का नहीं होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, और भारत सरकार से क्या करे, वो सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता है। सर्टिफिकेट किसका, सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकता किसका, देशीकरण का, या और देशीकरण का नागरिक सर्टिफिकेट प्राप्त करेगा और भारत का नागरिक बन सकता है। पर कुछ शर्तें माननी पड़ेगी, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। वो शर्तें लिखेंगे आप, लेकिन कुछ शर्तें पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 1, ऐसे देश से संबंधित न हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। ऐसे देश से संबंध न हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते। इसका मतलब समझ गए आप, बताएंगे अभी। ऐसे देश से संबंधित ना हो जहां भारतीय नागरिक प्राकृतिक रूप से नागरिक नहीं बन सकते, मतलब भारतीय लोगों के साथ उस देश ने बायसनेस करा हो, भारतीयों को फोकट माना जाता हो, भारतीयों को नागरिकता नहीं मिलती उस देश में, उस देश का होगा तो हम भी उसको नागरिकता नहीं देंगे। मान के चलिए अमेरिका, अमेरिका में मिलती, जैसे नीदरलैंड चले गए, नीदरलैंड में भारतीयों को खराब माना जाए, ऐसा उदाहरण ले रहे हैं, वहां भारत को नागरिकता नहीं मिलती है, तो नीदरलैंड के लोगों को भारत में नागरिकता नहीं मिलेगी नेचुरलाइजेशन द्वारा। ठीक है, नेचुरलाइजेशन द्वारा मतलब होता है कुछ सालों तक वहां रहो, देशी बन जाओ, भारत जैसे पहले होता था एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता था, तो वो भारत के नागरिक के द्वारा बने नेचुरलाइजेशन द्वारा, है ना, कि अंग्रेज रह रहे 50 सालों से भारत में रह रहे, अब उनको भारत ही अच्छा लग गया, विदेश जा ही नहीं रहे, तो वो नागरिक बन जाते थे। सेम यही कंडीशन यहाँ लागू होती कि कोई व्यक्ति अगर देश में लगातार बहुत सालों से रह रहा है तो भारत का नागरिक बन सकता है, लेकिन कुछ प्रक्रियाएं होती है। पहली प्रक्रिया, राष्ट्रमंडल का नहीं होना चाहिए, भारतीय मूल का नहीं होना चाहिए, और एज 18 साल होनी चाहिए, और भारत सरकार से क्या करे, वो सर्टिफिकेट प्राप्त करे। और पहली कंडीशन फुलफिल क्या करेगा, वो क्या करेगा कि ऐसे देश से संबंध नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति का जो भारत के लोगों को नागरिकता न मिलती हो। नंबर 2 लिखेंगे पाकिस्तान का, और ये इसलिए नागरिकता के नियम लागू ही नहीं होते। पाकिस्तान, बांग्लादेश इनके लिए होते ही नहीं है लागू। और नेपाल और भूटान में आप आधार कार्ड से जा सकते हैं, वो भी भारत का ही माने जाते हैं ना। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और अफगानिस्तान है ना। हाँ, अगर भारत वाले को पाकिस्तानी नागरिक नहीं मिलेंगे तो क्यों लेगा भारत वाला पाकिस्तान नागरिक, नहीं मिलेगी उसको, संबंध ही नहीं उससे। जहां हमारे संबंध में, तो वहां के नागरिक कैसे बन सकते। आपकी किसी से लड़े वड़े वहां शादी कर दोगे आप, बोलते ही नहीं हो तो शादी कैसे करोगे। सिर्फ नागरिकता मतलब वहां है ना, कैसे रहोगे जब भारत का और पाकिस्तान का संबंध इतना खराब है, कोई व्यक्ति क्यों जाएगा। वही बात है, परिवार वाले तो नहीं मिलेगी उसको नागरिकता। जो पाकिस्तान के बहुत सारे लोगों का परिवार भारत में, तो यहाँ भगा दिया भारत सरकार ने उनको। हाँ, पाकिस्तान भेज दिया, बोले जाओ आप, हम नहीं रखने देंगे, हो सकता है तो बोले रहो। ये अब अगला देखिए, वह वचन दे कि व्यक्ति कौन,
पहली कंडीशन हो गई कि उस देश से संबंधित है। दूसरा, वह वचन दे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त होने के बाद अपने देश की नागरिकता त्याग देगा, है ना। किसने चला दी वो लाइट, वो तो चल रही है। वह वचन दे कि भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के बाद अपने देश की नागरिकता त्याग देगा। क्यों? क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है, मतलब दो जगह की कोई व्यक्ति नागरिकता नहीं रख सकता। और नंबर 3, नागरिकता संबंधी आवेदन देने से पूर्व, हम रजिस्ट्रेशन कर आवेदन देंगे तीसरी बात लिखिए, नागरिकता संबंधी आवेदन देने से पूर्व, नागरिकता संबंधी आवेदन देने से पूर्व 14 वर्षों तक भारत में रहा हो। नागरिकता संबंधी आवेदन देने से पूर्व 14 वर्ष तक भारत में रहा हो, 14 वर्ष तक भारत में रहा हो, जिसमें अंतिम 12 माह, जिसमें अंतिम 12 मतलब 1 साल, जिसमें अंतिम 1 साल पूर्ण रूप से भारत में निवासरत होना चाहिए। मतलब आखिरी 1 साल में तो भारत में ही रहना चाहिए, एक भी दिन दूसरी जगह जाना चाहिए। मामा गांव जा सकता है? इंडिया में होता हाँ, इंडिया में होता है, पाकिस्तान में तो नहीं जा सकता। तो क्या है, आप 14 साल तक भारत में रह रहे हो और आवेदन दोगे, आप मान के चलिए मैं 2010 से लगाकर भारत में रह रहा हूं और मुझे अब 2026 में आवेदन दे रहा, मतलब 14 साल से ज्यादा हो गया मैं, पर आखिरी 1 साल 2025 से लगाकर वर्तमान तक मैं भारत में रह रहा हूं, तब जाकर मैं नागरिक बन सकता हूं। तो 14 साल तक रहा हो, उसमें बाहर एनआरआई भी रह सकता, ओसीआई भी रह सकता, बाहर भी रहे हो, पर आखिरी 1 साल में भारत का होना चाहिए और आखिरी 1 साल में भारत में पूर्ण रूप से रहा हो। और ये जो 14 साल है ना, लिखना नहीं है, इन 14 सालों में से कम 11 साल तक भारत में रहा हो, इंक्लूडिंग 14 में से 11 साल रहा हो, 3 साल बाहर रह सकता है वो, ठीक, ये नहीं लिखना है। और दूसरी बात, वो चरित्रवान हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा हो, सुंदर सुशील हो, वो रहता है ना, स्कूल से मिलता है ना आपको, है ना, वो लिखिए। वह अच्छे चरित्र का हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता है ना आपको, वह अच्छे चरित्र का हो और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी, हाँ। वह अच्छे चरित्र का हो तथा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से किसी एक भाषा को जानता हो। अब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? 22। पहले कितनी थी? 14। 15वीं कौन सी जोड़ी? सिंधी। उसके बाद कौन सी जोड़ी? नेपाली, मणिपुरी, कोकरी। उसके बाद बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, है ना। अब ये किस किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई? 50 बार क्वेश्चन आते हैं ना, तो याद रखना है, लिखेंगे आप। हाँ, वो अच्छे चरित्र का हो और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में से 8वीं अनुसूची की भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान हो, मतलब भारतीय भाषा उसको आनी चाहिए। भारतीय भाषा अगर आएगी तभी जाकर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, यहाँ का नागरिक बन सकता है। अब मान के चलिए हमने क्या करा, बेरूबारी केस बताया था आपको, वो जगह ली, वहां पे जो लोग रह रहे, वो लोग, उनका घर तो ऐसा ना उठा के ले जाएंगे वहां, तो वो लोग भारत में रह गए, वो बोल रहे हम तो यहीं रहेंगे, तो वो भी भारत के नागरिक बन सकते हैं, लिखेंगे आप। चौथा, हमने 5वां पकड़ा रहेंगे। पहला क्या देखा? जन्म के आधार पर भारत का नागरिक बन सकता है। अगला क्या देखा? वंश के आधार पर। फिर देखा पंजीकरण के आधार पर और फिर देखा देशीकरण। अब क्वेश्चन क्या था पता है? भारत में नागरिकता किन प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है? अब ये चारों आएंगे, ऑप्शन में आएगा ए, बी, सी, डी, फिर आएगा ए व सी, फिर आएगा बी व डी, फिर आएगा ए व बी। तो आप क्या करेंगे? ए, बी, सी, डी। या निम्नलिखित में से किस माध्यम से भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती? ये लिख दिया और एक और कोई फोकट ऑप्शन लिख देंगे, है ना, ये, या ये लिख सकते हैं चौथा ऑप्शन, भारत की नागरिकता प्राप्त की नहीं जा सकती, तो आप क्या करेंगे? वो लिखेंगे की जा सकती है ना, किसके द्वारा? 4 तो ये, अब 5वां लिखिए, अन्य भूभाग के अर्जन द्वारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर टेरिटरी, अन्य भूभाग के अर्जन द्वारा। अगर आपने दूसरा भूभाग ले लिया है, अर्जित कर लिया है, तो भी वहां के लोग क्या बन जाएंगे? भारत के नागरिक बन जाएंगे। 5वां प्रकार लिखिए, अन्य भूभाग के अर्जन द्वारा, अन्य भूभाग के अर्जन द्वारा, इनकॉर्पोरेशन ऑफ अदर टेरिटरी, ठीक, अन्य भूभाग के अर्जन द्वारा। यदि किसी विदेशी क्षेत्र को अपने भूभाग में सम्मिलित करता है, भारत अपने भूभाग में सम्मिलित करता है, यदि किसी विदेशी क्षेत्र के भूभाग को भारत अपने क्षेत्र में सम्मिलित करता है,
यदि खाना नहीं इसको, यदि किसी विदेशी क्षेत्र के भूभाग को भारत अपने क्षेत्र में सम्मिलित करता है तो उस क्षेत्र के निवासी स्वतः भारत की नागरिकता, उस क्षेत्र के निवासियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो उस क्षेत्र के निवासियों को स्वतः मतलब ऑटोमेटिक, उस क्षेत्र के निवासियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। उस क्षेत्र के निवासियों को स्वतः भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ज्यादा नहीं, केवल 1 घंटे की और क्लास रही है नागरिकता वाला टॉपिक पूरा करने, ठीक। स्वतः भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ये हम देख लिए भारत की नागरिकता अर्जन कैसे कर सकते हैं, ठीक। ये याद रहे तो बढ़िया, नहीं याद रहे तो आपको याद होना चाहिए, है ना। हाँ, बेसिक चीजें, बहुत बेसिक चीजें होना चाहिए ना, इतना कॉमन तो होनी चाहिए। अब लिखें, अब हम देख लिए नागरिकता की प्राप्ति, अब लिखेंगे अब नागरिकता की समाप्ति, है ना, द टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। समाप्त कैसे करेंगे इसको, ये भी देखें कि किसी व्यक्ति की नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है। तो नागरिकता की समाप्ति, क्या लिखेंगे आप, नागरिकता की समाप्ति। पहली बात तो स्वैच्छिक त्याग दे रहे हो, बोले टाटा मुझे नहीं रहना, ऐसा विराट कोहली कह के गए ऐसे। भारत से नहीं गया, किसने बोल दिया नहीं गया भारत से? भारत से गया। लंदन की नागरिकता ले ली, ब्रिटेन की। क्या भारत में? हाँ बोलो। 140 का क्यों गए? विराट कोहली फेवरेट है आपका? आपको फेवरेट क्रिकेटर कौन? थाला पोकट आदमी नहीं है, अच्छा आदमी है थाला। थाला मेरा तो विराट कोहली। नागरिकता की समाप्ति लिखेंगे आप, नागरिकता संशोधन, सॉरी, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, भारतीय नागरिकता 1955 के तहत 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है। 3 प्रकार से नागरिकता जा सकती है। नंबर 1, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत 3 प्रकार से नागरिक जा सकती है। स्वैच्छिक त्याग, पहला क्या करेंगे आप? स्वैच्छिक त्याग मतलब इच्छा से टाटा बाय बाय बोल दिया, है ना। रिनंसिएशन, क्या है? रिनंसिएशन, क्या लिखेंगे आपको? रिनंसिएशन मतलब इच्छा से आपने त्याग दिया। क्या कर दिया? इच्छा से त्याग दिया, है ना। मान के चलिए कोई व्यक्ति, विराट कोहली ने ब्रिटेन की नागरिकता ली तो बोल दिया कि मैं ब्रिटेन की नागरिकता लूंगा, भारत की नागरिकता छोड़ना चाहता हूँ। आवेदन देंगे, छोड़ दे। तो लिखिए, ये लिखना नहीं, क्या लिखो इसको? स्वैच्छिक त्याग मतलब इच्छा से छोड़ देना। अगला टर्मिनेट, टर्मिनेट कर देना। एक होता है सस्पेंड और एक होता है टर्मिनेट। सस्पेंड मतलब निलंबन, टर्मिनेट मतलब समाप्त। नौकरी में आपने 2 चीजें सुनी होगी एक बार में, कि 3 अधिकारियों को निलंबित किया और 3 अधिकारियों को टर्मिनेट किया। टर्मिनेट मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, और सस्पेंड मतलब कुछ समय के लिए, है ना। तो नंबर 2 लिखे, समाप्ति। हाँ, सस्पेंड कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए, और टर्मिनेट कर रहे हैं तो हमेशा के लिए, है ना। समाप्ति, टर्मिनेट, टर्मिनेट, टर्मिनेशन, है ना। क्या अभी एक बार क्या हुआ, एक लड़की लगी अभी सीएमओ बनी 2022 से 24 वाली पीएससी में, 30,000 लेते हुए पकड़ा गई, मूर्ख कहीं की। 30,000 रुपए में पकड़ा गई, बेवकूफ कहीं की। सस्पेंड, खत्म, टाटा बाय बाय। आप प्रोबेशन पीरियड में कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं, गई नौकरी अब, खत्म। कोई सरकारी कुछ नहीं मिलेगा, टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड नहीं। अरे आप जब प्राविधिक अवधि में होते हो 2 साल तक आप नौकरी में नहीं होते हो, 2 साल तक अस्थायी रहते हो। 2 साल बाद जैसे 3 दिन तक आप, हमने गलती कर दी, टी-शर्ट दे दिया उनको, है ना, तो ले गए वो, टाटा बाय बाय हो गए। जैसे 3 दिन तक आओ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दो, फिर है ना, 3 दिन तक आप अस्थायी रहते हो, फिर आप स्थायी बन जाते हो। सेम ऐसे ही सरकारी नौकरी में 2 साल तक ऐसा होता है, प्रोबेशन पीरियड चलता है। उस बीच में आपका ट्रांसफर भी नहीं हो सकता, जुगाड़ से कर लेते लोगों, बात अलग है। अब अगला लिखेंगे आप, तो स्वैच्छिक त्याग और समाप्ति लिखे आप। समाप्ति में क्या, यदि भारत का कोई
नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है। पहली बात तो स्वैच्छिक त्याग मतलब एग्जाम्पल विराट कोहली। है ना। हाँ, यदि भारत का कोई नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी, यदि कोई भारत का कोई नागरिक अन्य देश की नागरिकता स्वेच्छा से प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भारत में क्या है, एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता नहीं है ना। यदि कोई भारत का व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। तो आपकी नागरिकता एक प्रकार स्वैच्छिक त्याग से जा रही है, दूसरी प्रकार समाप्ति से जा रही है, और तीसरा लिखे वंचित किया जाना, डिप्राइव कर देना, डिप्राइवेशन का शिकार है। अगला लिखे आप किन किन लोगों को नागरिक नहीं बनाया जा सकता, वंचित किया जाना, किन्हें नागरिकता से रोका जा सकता, वंचित, डिप्राइव कर दिया ना, रोक दिया उनको, डिप्राइवेशन लिखेंगे आप। ये तो फोकट आदमी बन गया हो, झूठे तथ्य दे दिया, फर्जी कागज दे दिया उसने, तो पहला क्या है, लिखो मत, इसको जान लो आप। तो ये फर्जी कागज दे दिए हो, झूठे तथ्य शामिल कर दो, मैं कब से रह रहा हूँ, 14 साल से भारत में रह रहा हूँ, तो उसको वंचित किया जा सकता है। अगला क्या है, भारतीय संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो, जनगण मन चल रहा है वो खड़ा नहीं हुआ हो, या भारतीय संविधान को फुकट बता दिया हो कि दुनिया का सबसे खराब संविधान भारत का संविधान, ऐसा बोल दिया हो, या राष्ट्रपति का अवहेलना कर दी हो, या ऐसा कुछ जो लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचा। आजकल लोगों की भावनाओं को किसी बात पे ठेस पहुंच जाता है, वो बात अलग है। अगली बात है युद्ध काल में, हाँ युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान को बोल दिया कि भारत के पास इतनी मिसाइल है, दूसरे देश को अपनी जानकारी बता दी, तो भी उसकी नागरिकता खत्म की जा सकती है। पहली बात क्या बताई कि वो व्यक्ति झूठे तथ्यों के आधार पर भारत का नागरिकता बना हो तो उसे वंचित किया जा सकता है। दूसरी बात, युद्ध काल में दूसरे देश की मदद कर दी हो और उसने भारतीय संविधान के प्रति अनादर व्यक्त किया हो। और आखिरी बात, 7 साल तक भारत से बाहर रह रहा हो, बिना बताए, बता के रह रहा हो कोई बात नहीं, बता के रह रहा हो तो एनआरआई बन जाएगा वो, पर बिना बताए अगर भारत से बाहर रह रहा हो तो भी उसकी नागरिकता जा सकती है। और लास्ट में क्या होता है, हाँ हो जाएगी। और अगली बात हो रही है कि आपने देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करी, लेकिन नागरिकता प्राप्त करते ही आपको दूसरे देश में 2 साल की सजा हो गई, आपने कोई मर्डर वर्डर कर दिया, तो भी आपकी नागरिकता जा सकती है, ये आएगा नहीं। अब हम लिखेंगे भारतीय नागरिकों को, ये नागरिकता पढ़ ली हमने कि कितने प्रकार से मिल सकती है, कितने प्रकार से जा सकती है। बोले नागरिक होने का फायदा क्या है, ये नागरिक और गैर नागरिक में नुकसान, फायदा क्या है, लिखेंगे आप भारतीय नागरिकों के विशेष अधिकार व कर्तव्य, हमारे कुछ स्पेशल राइट हैं और हमें ड्यूटी दी गई है। भारतीय नागरिकों के विशेष अधिकार व कर्तव्य, बस ये लास्ट पॉइंट है ना, इसके बाद नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पढ़ेंगे और फिर आप घर जाएंगे। भारतीय नागरिकों के विशेष अधिकार व कर्तव्य, पहला अधिकार क्या मिला हमें, आर्टिकल 15 क्या लिख रखा है, धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग या भेद के आधार पर भेदभाव की है, या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट एंड प्लेस ऑफ बर्थ। मैं लिखूंगा ना अनुच्छेद 15, पहला अधिकार क्या मिला, अनुच्छेद 15, धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की समाप्ति, है ना, भेदभाव की समाप्ति क्या है ये, आप किस, मैं बोल दूंगा कल से मुसलमान यहाँ पढ़ने नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कर सकते, ना तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में ना गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में। ऐसा भी नहीं हो सकता कि इस नौकरी में ये विशेष जाति नहीं जाएगी, विशेष जगह पैदा हुए वो नहीं जाएंगे, महिलाएं नहीं जाएगी, पुरुष नहीं जाएंगे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता कोई भी देश में, मूल वंश के आधार पर नहीं कर सकता है। अगर आप भारत के नागरिक हो तभी ये मिलता है, विदेशों को नहीं मिलता है। तो आपको, अच्छा आर्टिकल 14 में क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता या समानता, वो विदेशों को भी मिला है और भारतीयों को भी मिला है। अब एक बार क्वेश्चन क्या था पता है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद केवल भारतीयों को मिले, तो ये 15 हो गया है ना, वो आपके गिरफ्तारी के संरक्षण में वगैरह बहुत सारे बताएंगे अभी आपको, है ना। 16 हो गया, लोक नियोजन में सरकारी नौकरी विदेशों को नहीं आने दे सकते, आईएएस कोई विदेशी नहीं बन सकता,
है ना। आर्मी का मेजर को विदेशी नहीं बन सकते, पता चला अमेरिका का व्यक्ति मेजर बन गया फिर वो अमेरिका को दे रहा है। इसलिए आर्टिकल 16 भी क्या है, नौकरियों में समान अवसर केवल भारतीयों को मिला है। नंबर एक पहला लिख दिया हमने, पहला विशेष अधिकार क्या मिला, आर्टिकल 15 ये पढ़ेंगे हम, बहुत डिटेल से पढ़ेंगे अभी। अगला है आर्टिकल 16, नौकरियों में समान अवसर लिखे आप, या लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन में, लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी, लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन में अवसर की समानता लोक नियोजन में अवसर की समानता, लोक नियोजन, अच्छा ये लेने गए, लोक नियोजन में अवसर की समानता, इसका मतलब सरकारी नौकरियों में सभी को बराबर बराबर चांस मिलेगा। बोले आरक्षण क्यों मिलता है, आगे बताएंगे आप, मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो। क्या बोले किसी को ज्यादा सीट मिल जाती किसी को कम, ये बहुत बड़ा टॉपिक है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है। और दूसरी बात ये बहुत तलवार पे चलने वाला टॉपिक है, लठ लेके आएंगे लोग वीडियो देख के, इसलिए ठीक अच्छे से तैयारी करके आऊंगा इसके लिए। तो लोक नियोजन में अवसर की समानता। अगला लिखिए आर्टिकल 17 नहीं 19 को गांव में क्या बोलते हैं, 19 आर्टिकल 19 में क्या है, 19 भी बोलते बहुत सारे। 19 में क्या है, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विशाल भूख लग रही है यार भयंकर। वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पानी पिला दूल्हा। वाक व वाक कितनी, वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक व अभिव्यक्ति। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसमें आर्टिकल 19 के 5-6 सेक्शन है कि आपको सभा बनाने की स्वतंत्रता, समिति बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये सब बताएंगे आपको आगे डिटेल से। तो ये 19 केवल भारतीय लोग, वाक व अभिव्यक्ति का मतलब बोलने की स्वतंत्रता, अपने विचारों को अभिव्यक्त करना। कोई विदेशी नागरिक आ जाए बोले मैं मोदी जी से नफरत करता हूँ, उसको नहीं मिली, ये केवल भारतीय व्यक्ति को मिला है ना। तो है हाँ, प्रेस की स्वतंत्रता सब इसका नाम है ना, है प्रेस, वो कपड़े करते वो, हाँ अखबार। सही बताया इन्होंने, क्या गलत बोला अब आर्टिकल 17 क्यों मिला हुआ है सबको, 17 क्यों मिला हुआ है विदेशों को भी, क्योंकि आप रेस के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, बोलो ये तो गोरा है अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करते ना रेस के आधार पर। जो चीजें ह्यूमन डिग्निटी को खराब करती है वो चीजें सबको मिली हुई है। तो उनका भी इतना सम्मान है कि आप ये नहीं बोल सकते कि यार तो गोरा है तेरे हम चाय नहीं पियेंगे या तुझे खाना नहीं देंगे। अस्पृश्यता का अगर हम ये अगर नागरिक को दूसरे देशों को नहीं देते, तो विदेश का व्यक्ति भारत में आ रहा है तो क्या उसको लोग खाना खिलाते, नहीं खिलाते, बोले नहीं अच्छा नहीं है। तो जैसे अमेरिका वगैरह में भारत के लोगों को, अफ्रीकी के लोगों को खराब माना, जैसे अपने भारत में भी अफ्रीकी लोगों के बारे में गलत मेंटेलिटी बनी हुई लोगों की ना, है ना, कि गंदे रहते, अच्छे नहीं रहते। तो अब वो सबको मिला हुआ है। कोई अफ्रीका का व्यक्ति आ गया तो लोग गलत ही मानेंगे, खाना ही नहीं, बोलो नहीं ये तो खराब आदमी है ना। अब अगला लिखेंगे, तो वाक व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी केवल भारतीयों को मिली। क्वेश्चन क्या आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केवल भारतीयों को मिला है, 15, 16, 19। अगला लिखिए 29 व 30, अनुच्छेद 29 व 30। 29 व 30 में क्या है, संस्कृति व यामिनी का अधिकार, ठीक, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ठीक। अनुच्छेद 29 व 30, संस्कृति व शिक्षा मतलब क्या होता है, क्या ये झूठ है, संस्कृति व शिक्षा का अधिकार। आपका नाम क्यों नहीं आता है, हर बार संस्कृति का ही आता है संस्कृति व शिक्षा का अधिकार, ठीक। अब संस्कृति व शिक्षा का अधिकार मतलब होता है कि कोई व्यक्ति अपनी भाषा को बचा सकता है, अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकता है ना। तो ये केवल भारतीयों को मिले हुए, ठीक। अगला लिखेंगे आप, ये अभी डिटेल से समझा, अल्पसंख्यक जो है ना वो भारत। अब अगला लिखिए, दूसरी बात, संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय व्यक्ति जा सकता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कौन बन सकता है, केवल भारत का। और नौकरियां, जो बड़ी बड़ी नौकरियां है वो भी केवल भारत का जा सकता है, तो लिखना नहीं है ये। और दूसरी बात, चुनाव भी कौन लड़ सकता है, केवल भारत का व्यक्ति लड़ सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं लड़ सकता। नागरिकता लेनी पड़ती है, ये सब जगह चलता है, हाँ, जहाँ दोहरी नागरिकता होती है वहां हो सकते हैं। अब ये हमें मिल गए क्या,
अधिकार। अब हमारे कुछ कर्तव्य भी है, तो लिखे अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय नागरिकों को कुछ मौलिक कर्तव्य भी दिए गए। अनुच्छेद 51A के तहत भारतीय नागरिकों को 11 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। अब मौलिक कर्तव्य क्या है कि सरकारी संपत्ति का ध्यान रखना, सरकारी स्कूल की खिड़की पटा नहीं फेंकना, है ना, सरकारी जो चीजें उनको तोड़ना नहीं है ना, पेड़ पौधे नहीं तोड़ना है, पानी डालना है ना, कहाँ पे सरकारी पेड़ पौधों, ये हमें अधिकार मिल गए, जिम्मेदारी भी तो है। हम क्या करते हैं, सरकारी बस में फूंक दिया किसी ने, देखिए प्राइवेट प्लेन में तुमको धुआं निकाल दे, ट्रेन में कितनी गंदी रहती है, प्राइवेट बसों में करो ऐसे, बस में लोग लिख के जाते, दिल बना के जाते वहां, क्यों करते है ना। बाबा बंगाली वाला आता है, बाबा बंगाली से मिले और सोमवार पुरानी बस स्टैंड के पीछे, है ना, खोया प्यार पाए, कैसे पाए खोया प्यार यार, चलो बिछड़ा हुआ प्यार पाए, वशीकरण से बचे, ये सारी चीजें लगी रहती है। अगला लिखे, ये हो गया आपका नागरिकता, नागरिकों, अच्छा 11 मौलिक कर्तव्य क्या हम बताएंगे आगे आपको, ना पूरे के आपको साइंटिफिक टेम्पर रखना है और नफरत नहीं फैलाना है, धर्म जाति के नाम पर लड़ना नहीं है, आगे बढ़ना है, अच्छा काम करना है, क्योंकि देश आगे बढ़ेगा, आपका नाम रोशन होगा, आपके गांव का नाम रोशन होगा, राज्य का नाम, देश का नाम रोशन होगा, और फिर हम बहुत आगे जाएंगे, है ना। और माता पिता की जिम्मेदारी बच्चों को पढ़ाए। आजकल के नहीं, ये कोरोना वायरस के बाद के जो बच्चे हैं, इनमें इनको सफल होना है, सक्सेस बनना है, सक्सेसफुल बनना है, एंटरप्रेन्योर बनना है, क्या बनना है, एंटरप्रेन्योर, उद्यमी बनना है। पढ़ना वढ़ना आता है, किकोड़ा के बीज तीन नहीं, उनको कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, किकोड़ा के बीज होता है मिलते, उनको आते जाते कुछ नहीं। सफल बनना, उनको पैसे वाला बनना है, इंस्टाग्राम पे रील देखेंगे और बोले हम भी इतना बड़ा बनेंगे, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बनना है। पढ़ाई वढ़ाई करते नहीं, ये देखते नहीं जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, अब मेरा वीडियो देख के कोई क्या कहेगा, वो ये तो वीडियो बनाता रहे, पर मैं क्या कर रहा हूँ पता है किसी को, वीडियो के पीछे मैं क्या करता हूँ पता है किसी को, नहीं पता। मेरे वीडियो देख के कोई क्या जज कर रहा, वाह यार बोर्ड पे जाके वीडियो बनाते रहते हैं, तो बढ़िया काम इनका, पर पीछे क्या कर रहे, पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे, कोचिंग चला रहे, ये सारी चीजें लोग देखते नहीं है। और हमें सफल बनना है, आगे से देख के सफल बनना है, अरे भैया पढ़ लो, पढ़ाई के बाद ही सारी चीजें होती है, बिजनेस भी, हर काम पढ़ाई के बाद होता है। जो पढ़े लिखे, जो बिजनेस अच्छे से बिजनेस चला ना, वो पढ़े लिखे लोग हैं, भूखे लोग नहीं बिना पढ़े। बोले एक सर है वो अलग, पांडे सर 12वीं फेल है, अरे वो बहुत अपवाद है, बहुत अपवाद है कि कोई करोड़ों में 140 करोड़ प्लस 5 में से कोई एक निकल गया। पिक्चर बनाने के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है, वो टैलेंट भी। अब ये जैसे इन्होंने म्यूजिक का कोई कोर्स नहीं कर रहा, लेकिन पियानो बहुत अच्छा बजाते हैं, हाँ, और मैंने भी जैसे टीचिंग का कोई कोर्स नहीं कर रखा था, कर रखा है, अब बिना कर ही पढ़ रहा था, मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, तो जरूरी थोड़ी कि आपको औपचारिक शिक्षा लेनी, पर बेसिक एजुकेशन तो होनी चाहिए। अब अगला लिखे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ये और इसके बाद एक पॉइंट और लास्ट है, फिर आप जा सकते हैं। नहीं, अब 48 हुए, अभी 20 तक टाइम है, 12 देखो 11:48 हो रहा है टाइम अभी, थोड़ा और ये खत्म कर देना, कल से मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, कुछ हो जाए। चलो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, अभी असली पढ़ाई देखी कहाँ है आपने, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, 3 क्या 6 घंटे पढ़ाऊंगा, रुको से अभी थोड़ा, बस रुको, हाँ CAA, हाँ CAA का फुल फॉर्म भी आ सकता है, आया हुआ है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, लिखेंगे आप सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, कब आया था, 2019, किसकी सरकार में आया था, मोदी जी की, किसकी गवर्नमेंट में, मोदी गवर्नमेंट में ना, मोदी गवर्नमेंट, ठीक। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA, और इस पे MPPSC मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है, देखेंगे ना आप क्वेश्चन, तो नागरिकता संशोधन के बारे में क्वेश्चन आया हुआ। अगर आप, मैंने बोला है आपको कि 2000 के बाद के सारे क्वेश्चन पेपर देख लो, आपको मिल गया पेपर, प्रिया मिल गया ना, ऐसे ही। अरे वेबसाइट पे और कहाँ मिले, कैसी बात कर, नहीं मिले, इसलिए थोड़े सा दिमाग लगाना पर हम
सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, उसको क्यों नहीं मिल रहा है, मिला उसको, इनको पूछना है कैसे मिला ये। चलो लिखे आप, लिखेंगे आप, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को, केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, सीएबी बोलेंगे, सीएबी बोलेंगे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। हिंदी में विधेयक ही बोला जाता है, दोनों को विधेयक विधेयक ही बोला जाता है, लेकिन अंग्रेजी में चेंज हो जाता है, बिल और एक्ट हो जाता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित, प्रस्तावित का मतलब क्या होता है, प्रपोज करा उन्होंने, प्रस्तावित करा ना, पास भी हो सकता है फेल भी हो सकता है वो। तो केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019, लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 2019, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा व 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया। 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा व 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में पास हो गया तथा 12 दिसंबर को राष्ट्रपति के साइन हो गए। 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने साइन कर दिए, राष्ट्रपति साइन कर दिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 को 9 दिसंबर 2019 को लोकसभा और 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के साइन करके कानून बन गया। कानून बन गया, क्या बन गया ये, पहले एक बिल था, अब क्या बन गया ये इस दौर में क्या था, बिल, लेकिन इसका आउटपुट क्या आया, एक्ट बनकर। तो क्या बन गया, ये बन गया सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। पहले क्या था ये, सीएबी, सीएबी कहां था जब ये प्रक्रिया चल रही थी, अब बाद में क्या बन गया, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल था, बाद में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बन गया। समझ में आ गया, ठीक। ये तो बाद में क्या बन गए, 12 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन आएगा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम एक्ट कब बना, 12 दिसंबर 2019 को। क्या हुआ था, राष्ट्रपति ने साइन कर दिए थे, ठीक। हमने बताया था कि कोई बिल को अगर एक्ट बनाना है या कोई नया कानून लाना है तो क्या प्रक्रिया रहती है, वो आपको बता रखा हमने, ठीक। अब अगला लिखेंगे, यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 से लागू किया गया। कब किया गया, लेकिन इसका बहुत विरोध हुआ। यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। यह अधिनियम 20 जनवरी 2020 को 10 जनवरी 2020 को लागू किया गया। इस विधेयक द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया। इस विधेयक द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया, क्योंकि हमने आपको बताया था ना कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में 9 बार बदलाव हो चुके, 9वीं बार ये था। इस अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव किया गया, है ना। अब क्या क्या प्रावधान थे इसमें लिखेंगे, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान, क्या क्या प्रावधान थे ये लिखेंगे आप। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, इसमें क्या क्या प्रोविजन थे, 3 लाइनें तो इसकी और 3 लाइनें एक और की, बस ये खत्म हो जाएगा आपको, है ना, ठीक। उसके बाद हम आंसर राइटिंग बताएंगे आपको। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान, नंबर 1, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर, द अमेंडमेंट इन इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन कर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, 3 देशों के लिए, किसके लिए, 1955 में बदलाव कर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में बदलाव कर बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी गई, कि गैर मुस्लिमों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी गई। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में बदलाव कर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिमों को
भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी गई। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी गई। भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति दी गई। इसका लोगों ने विरोध कर दिया। भारत के मुसलमानों ने क्या करा? ये मुसलमानों ने क्या कर दिया जो वहां के लोगों को यहाँ नागरिकता दे रहे हैं? क्योंकि भारत में मुद्दा बनाने के लिए कुछ भी हो सकता है ना। पन्नी वाली सरकार है ना। अब अगला लिखे तो गैर मुस्लिम क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों से हमारे अच्छे संबंध नहीं, इसलिए सरकार ने क्या, भारत बीजेपी सरकार थोड़ी हिंदूवादी सरकार है, तो हिंदुओं को कुछ भी कर दे, बोले देखो मुसलमान को नहीं दे देश में, है ना। ऐसा लगता है ना मुसलमान बहुत बढ़ गए देश में, लेकिन बहुत कम है जनसंख्या के, है ना। हमें जो लगता है ना, जो नरेशन रहता है ना, उसकी उलट दुनिया होती है। खबर वो नहीं है जो दिखाई जा रही है, खबर वो है जो छुपाई जा रही है। खबर क्या है? आपको बहुत बताएगा सोनम ने उस लड़के को मार दिया, लेकिन इससे कितने लड़के सोनम को मार रहे हैं वो देखते हो आप कभी? एक लड़की ने एक लड़के को मार दिया, पूरी दुनिया में केस बन गया, पूरे देश में। लेकिन रोज लड़के, आज भी 95% लड़के लड़कियों को मारते हैं, लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं। क्या वो दिखता है? कुत्ते इंसान को काटते हैं, कभी भी अखबार में नहीं आता। एक बार आप कुत्ते को काट जाओ, पूरे अखबार फेमस हो जाओगे कि बोले आज उस व्यक्ति ने कुत्ते को काट लिया। रील चलती है ना कि बोले डॉक्टर साहब कुत्ते ने मेरे दोस्त को काट लिया। बोले फिर क्या हुआ? आपके दोस्त कैसे? बोले दोस्त तो ठीक है पर कुत्ता पागल हरकतें कर रहा है। ठीक, अब अगला लिखेंगे। लिखे तो पहला काम क्या करा? 1955 में बदलाव कर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को गैर मुस्लिम लोग भारत के नागरिक बन सकते, मुस्लिम भारत के नागरिक नहीं बन सकते। अगला लिखें। इस अधिनियम के अनुसार, थोड़ी सी देर और है ना, इस अधिनियम के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, अफगानिस्तान गलत लिख रखा, सही करो उसको नोट्स में। इस अधिनियम के अनुसार अफगानिस्तान, इस अधिनियम के अनुसार अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों देशों के हिंदू सिख बौद्ध जैन पारसी, हिंदू, देखो मुस्लिम को छोड़कर सभी धर्म हिंदू, इस अधिनियम में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, इस अधिनियम में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, हिंदू आएगा ऑप्शन में, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। फारसी नहीं, पारसी, फारसी तो भाषा है। हाँ। और ईसाई धर्म को मानने वाले, मजे ले रहा हूं ना मैं, मानने वाले अल्पसंख्यक समुदाय। अब एक बार यूजीसी नेट में क्वेश्चन आया, भारत में कौन 5 प्रमुख अल्पसंख्यक है? तो ये सभी अल्पसंख्यक है ना। अल्पसंख्यक मतलब जिनकी संख्या कम है। भारत में मेजोरिटी कौन है? हिंदू। माइनॉरिटी कौन है? बाकी सब माइनॉरिटी है ना। ठीक, अब अपने कोचिंग पे मेजोरिटी कौन है? बराबर है अभी नहीं है। देखो 4 लड़के, 4-5 लड़के, ज्यादा लड़कियां हैं, मेजोरिटी लड़कों की है, 2 हम नहीं है क्या? आप तो स्टूडेंट, स्टूडेंट, ठीक है। हाँ, चलो ये पटेल जी बैठेंगे, विवेकानंद जी, ये कौन है? हाँ, तो देखो आजकल पढ़ाई लड़के ही अच्छी कर रही है, लड़के तो रील बनाने में। चलो अगला लिखें। हाँ, तो सिख और ये पारसी वगैरह अल्पसंख्यक समुदाय को 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष भारत में गुजारने पर, हमने ये बताया कि इस अधिनियम के अनुसार बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सिख, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म को मानने वाले अल्पसंख्यक समुदाय को 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष भारत में गुजारने पर, 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष, 11 के बजाय 6 वर्ष भारत में गुजारने पर बिना किसी उचित दस्तावेज के भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। जो व्यक्ति, देखो 3 देशों से आए बताएंगे आपको, हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, ये सारे जितने लिख रखे सब। हाँ, अल्पसंख्यक समुदाय को 11 वर्ष की बजाय 6 वर्ष भारत में गुजारने पर और बिना किसी उचित दस्तावेज के भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। देखो अब ये 3 देश है ना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। यहाँ के लोग अगर कौन, मुस्लिम को छोड़कर,
हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये 5 कम्युनिटी अल्पसंख्यक है पाकिस्तान में और बांग्लादेश में, इनमें अल्पसंख्यक है। वहां पर मेजोरिटी कौन है? मुस्लिम है। अब उन 5 देशों के लोग कौन अल्पसंख्यक? अल्पसंख्यक में हिंदू वगैरह पांचों बताए। ये भारत में पहले 11 साल तक रहते थे ना, भारत में रहना लगातार 11 साल तक, तो उनको नागरिकता मिल जाती थी बिना किसी डॉक्यूमेंट के। फिर बाद में डॉक्यूमेंट बन जाते थे, लेकिन अब सरकार ने नियम चेंज कर दिया। क्या करा कि केवल 6 साल तक रहो। तो लोगों ने बोला मुस्लिम के लिए क्यों नहीं है? तो बोले मुस्लिम बहुत ज्यादा घुसपैठ करते उधर से बांग्लादेश वगैरह से, इसलिए सरकार ने नहीं बनाए। तो क्या करा, ये बहुत बड़े मुद्दा चला। तो 2020 में बहुत ज्यादा हंगामे हुए थे इसको लेकर, सीए और एनआरए को लेकर, है ना। अगला लिखेंगे, यह कानून, तीसरा लास्ट पॉइंट है ना, यह कानून 6ठी अनुसूची में वर्णित, अब 6ठी अनुसूची में कितने राज्य है? असम में जाकर मेगा मजा करते, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। यह कानून असम, यह कानून 6ठी अनुसूची में वर्णित, यह कानून 6ठी अनुसूची में वर्णित, प्रिया नीली निकालना है। यह कानून 6ठी अनुसूची में वर्णित असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और 5 राज्य ना, मिजोरम, मिजोरम भी, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, असम में जाकर लेगा मजा करती है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, बस 6ठी अनुसूची के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। या एटीएमएम ऐसा कर लो, एटीएम में जाकर क्या निकालते? मनी। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, एटीएम से क्या निकलती है? मनी। ये फोकटी चीजें, ये बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, दिमाग कमजोर होता है इससे, है ना। बिल्कुल नहीं करना है, ट्रिक फ्रिक के चक्कर में पढ़ना ही नहीं जीवन में कभी, है ना, बिल्कुल नहीं पढ़ना, दिमाग कमजोर हो जाएगा, आप कभी लिख नहीं पाओगे मेंस आंसर राइटिंग, अगर ये असम में जाकर मेगा को मजा कराए तो। ठीक, हाँ चलो अब अगला लिखे। हाँ, रउआ राशि गमछा सा ने वो अपने कर्क रेखा पर गुजरने वाले 14 जिले, धुआं निकल जाएगा, बोल दिया बिंदु, कर्क रेखा पर गुजरने वाले जिलों को एक अंकित करते हुए बताएं। कैसे अंकित करोगे? आपका रउआ राशि गमछा सा कर रखा आपने? नहीं, वो एक ट्रिक है कि रतलाम, उज्जैन, शाजापुर ने नीमच, मंचो ने पढ़ाने की है। हाँ, ये अब लास्ट लिख ले, एनआरसी, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, एनआरसी, इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म लिखो, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप। भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, भारतीय राष्ट्रीय, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजनशिप, भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, मतलब एक रजिस्टर है, एक ऑफिस है जो सारे नागरिकों का डेटा रखता है। भारतीय राष्ट्रीय, ये भले याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, पर हम देख लें, तो इतना देखा थोड़ा सा और ही सही। भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। अब ये क्या है, बस सुन लो, इसको मत लिखो, है ना, लिखना नहीं है तो फुल फॉर्म लिख ले फुल। अब ये क्या है, एक रजिस्टर है जो भारत में रह रहे सभी लोगों के डेटा रखता है। जैसे आपके पास रजिस्टर है, मैं फॉर्म क्यों भरवा रहा हूँ? ताकि आपका डेटा रहे कि कभी पास हो जाओ, बोले पता तो रहे कि देखो, और कभी क्या हो ही जाओगे, हम बता रहे इतना। एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, मैं गारंटी ले लूं, पिछली बार प्री का अगर बच्चे जितना हमने पढ़ा है वो ही पढ़ लेते, उसके अलावा पढ़ते ही नहीं, पूरा पेपर कट ऑफ से भी ज्यादा नंबर आए थे। और मैं पहले क्लास रिकॉर्ड नहीं होती, जब तो क्लास रिकॉर्ड होती है मैं बताऊंगा कि देखो ये इस समय बोला था और ये यहाँ बोला था, पर बात ये कि भरोसा नहीं करते लोग, समझदार समझते। और फिर आप जानते हैं साना कागला कहाँ जाके बैठता है, गाँव में कहावत है। तो ये नेशनल रजिस्टर मतलब लोगों का ध्यान रखता है कि कितने लोग हैं, क्या है, जनसंख्या वगैरह ध्यान रखता है, बाकी इसको नहीं पढ़ना है। भारतीय राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर, बंद कर दो इसको मनी।